अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आज हमारा चैप्टर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक, देखिए हमने कहा लगभग हम पॉलिटी लास्ट की ओर चल रहे हैं। ठीक है, संभवतः 2-4 क्लास में सारा चीज़ें समाप्त हो जाएगी। और मुझे लगता है कि आप लोगों को हमने जो कुछ भी दिया अपने बेहतर तरीके से उसको जाना, पढ़ने के साथ साथ आपने उसे याद भी किया, है ना, याद भी किया। और इसके बाद आपको मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि पॉलिटी पे विशेष कुछ बाकी रह जाएगा, क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो आपको पता होगा कि एक एक चीज़ को हमने विस्तार से बताने का प्रयास किया। ठीक है, और इधर कुछ नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि जल्दी कंप्लीट करना है। देखिए अभी तक जो चैप्टर हमने बताया शुरू से लेकर के अंत तक, ऑलमोस्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स होते हैं, हालांकि एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है जो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, संविधान संशोधन। ठीक है, उसमें शुरू से लेकर के आइए, शुरू से लेकर के अभी तक संविधान संशोधन बताएंगे पूरा। संविधान संशोधन बताएंगे। लेट है क्या? गाड़ी नहीं चल रही है? चल रही है। और उसमें शुरू से लेकर के अभी तक जो महत्वपूर्ण संशोधन है उस पर भी काम करेंगे। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो उसका मटेरियल जरूर दे देंगे। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहले इस बात को आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता क्या है। ठीक है, और यहाँ से जितने भी, जैसे आज सुबह सुबह मैंने मटेरियल भेजा था, आप लोग देखे होंगे, देख के खुश हुआ होगा मन, इतना चीज पढ़ लेंगे। लगभग 10 से 12, कितना है, लगभग 12 चैप्टर इसमें है। 12 चैप्टर इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, और जो हमने लिखाया भी था आपको चैप्टर याद कीजिए। लेकिन इसमें से कुछ एक ही महत्वपूर्ण है, संभवतः आज या तो आज से कल तक, कल तो डेफिनेटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूरा कंप्लीट करने का प्रयास हम लोग करें। सबसे पहले इस बात को जान लीजिए, और इसको लिखना भी है थोड़ा सा, कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता क्या है। देखिए संविधान में अभी तक जितना हम लोग पढ़े, शुरू से लेकर के भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4, 5, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, विधानमंडल, हमने हमेशा चर्चा किया कि इसकी चर्चा नमक डाल दिया इसमें, इसकी चर्चा भारत के किसी न किसी भाग में है और उसके किसी न किसी अनुच्छेद में। जिस भी बॉडी की चर्चा संविधान के किसी भाग, अनुसूची और अनुच्छेद में हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हो, यानी संविधान में हो, उसको हम लोग संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जैसे अगर आपसे सिंपल पूछे कि मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? है। इससे अगर इतर होकर के कुछ विशेष सिस्टम पूछे, जैसे हम लोग आज चर्चा करेंगे, भारत के जो हमने चर्चा किया, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में है? है, क्योंकि उसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 73 में है, 76 में है। उसी तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे महाधिवक्ता, राज्य की महाधिवक्ता हम लोग किए भी,
यहां तक हम लोग चर्चा आज करेंगे। वैसे हमने वित्त आयोग की बात की, तो वित्त आयोग की चर्चा हम लोग करेंगे या कई बार कर भी चुके हैं छोटे स्तर पे, लेकिन आज करेंगे थोड़ा बेहतर। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों है? क्योंकि उसकी चर्चा भारतीय संविधान के किसी न किसी भाग में है, किसी न किसी अनुच्छेद में है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसमें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको बताएंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बॉडी एक है नीति आयोग। नीति आयोग, तो नीति आयोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगा, क्योंकि नीति आयोग हमारे संविधान में कहीं इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन सिस्टम के लिए, जैसे हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त आयोग ये सब क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये सिस्टम के लिए, सिस्टम बेहतर ढंग से चलाने के लिए जरूरी है। संविधान में इसकी चर्चा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी चर्चा सिर्फ संविधान में उसी से सिस्टम चलता, उसी से देश चलता है, ये भी जरूरी बात नहीं है। ऐसे में ही एक नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग है। नीति आयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं योजना से संबंधित सारा कार्य इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा कुछ और है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार है, राज्य मानवाधिकार है, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, ये सब भी ऐसे सिस्टम है जिसका कुछ ना कुछ बेहतर शासन व्यवस्था चलाने के लिए महत्वपूर्ण काम है। लेकिन ये सब क्या है, इसकी चर्चा विशेष संविधान में नहीं। किसी न किसी संविधान के अधिनियम के द्वारा ही ये इसका निर्माण हुआ, लेकिन ये संविधान की संस्था नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा संविधान में नहीं। इसको हम लोग कहते हैं, इसने कहता है आप हमारे साथ अटैच नहीं, मतलब आप हमारे साथ बेहतर तालमेल नहीं बना करके रख पा रहे हो। इसका मतलब आप हमसे इतर सोचते हो, ऐसा कहते हैं ना। आपका सोच हमसे क्या है? इतर है। तो जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है उसको हम लोग कहते हैं संविधानेतर संस्था। क्या कहते हैं? संविधानेतर संस्था। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कौन कौन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो भारत का निर्वाचन आयोग। क्या पढ़ेंगे पहले? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, आप लोग के पास मटेरियल भी गया होगा, उसको देखिए। दूसरा नंबर में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तीसरा है स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस मतलब क्या हुआ? राज्य लोक सेवा आयोग। चौथा महत्वपूर्ण हम लोग पढ़ेंगे वित्त आयोग। पांचवा जीएसटी परिषद। देखिए इसमें से जीएसटी परिषद जो है वो बिल्कुल नया है। ठीक है, और पहला बैच है जिसमें हम जीएसटी परिषद पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने नहीं पढ़ाया था, है ना। आपके नोट्स में हम जो है पहली बार इसको शामिल किए। इसके बाद देखिए एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, और फिर से नया बना है ओबीसी आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो एक ये चर्चा करेंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके बाद भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। ये इसके अलावे इसके देखिए, इसके भाषाई अल्पसंख्यक विशेष अधिकार उसको लास्ट में देखेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे जो हमेशा पूछता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं क्या? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, सीएजी, शॉर्ट में हम लोग कहते हैं सीएजी। इसके अलावे देखिए दो चीजें हैं जो चर्चा हम कर चुके हैं,
अगर हम बात करें यहां से, अगर हम लेते हैं तो एक हम चर्चा करें महान्यायवादी का, तो इसकी चर्चा हमने कर रखा है पहले। और एक अगर चर्चा करें महाधिवक्ता या महाधिवक्ता भी कह सकते हैं, महाधिवक्ता का, तो इसकी भी चर्चा हमने कर रखा। एक और आप क्या बोले थे, भाषाई आधार पे, भाषाई आधार पर माइनॉरिटीज के लिए अधिकार। देखिए इसमें सबको जानना आपको नहीं है, पहले समझिए इस चीज को, सब किसी को जानना जरूरी नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको चाहे आप अलग चैप्टर दे करके समझिए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ही हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानने का प्रयास करेंगे हम लोग सबसे पहले निर्वाचन आयोग आज। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा ये तो हमने चर्चा कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या क्या महत्वपूर्ण है, जैसे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन यही कि बीपीएससी जो हमेशा पूछता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप देखिए अपना चैप्टर, पहला चैप्टर ये सिलेबस में मैंने लिखाया था, इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। दूसरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी उनके अलावा एक होता है राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य में भी काम करता है। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, और इसी के अंतर्गत काम करता है एक, कोई जान भी नहीं पाया था कि सूचना आयोग जो होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन जब से लागू होगा वो इतना, आज अगर सरकार में कोई भी, आप समझ रहे हैं जितनी भी सरकार चल रही है, अगर आप ये समझिएगा कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन सरकार से संबंधित, जैसे आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई सांसद फंड में कितना पैसा आया, कितना काम किया, क्या किया नहीं किया, ये सारा चीज, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन आप इसके जरिए निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा जो है राइट मिला है लोगों को, राज्य सूचना आयोग। इसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके बाद अन्वेषण ब्यूरो, नाम सुने होंगे इधर, बहुत ज्यादा नाम चर्चा में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, सीबीआई इसका नाम है, नाम तो सुने ही होंगे ने, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, या इसको शॉर्ट में सीबीआई, बहुत ज्यादा चर्चित नाम है, ठीक है। इसके अलावे राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो एनआईए होता है, इसी में चर्चा करेंगे, एनआईए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल एवं लोकायुक्त। देखिए जितनी चर्चा हम यहाँ पे की है, इसके अलावे कुछ और है जो संवैधानिक आयाम है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये दोनों संवैधानिक और असंवैधानिक या संविधानेतर जो संस्था है, इसमें है तो बहुत सारा, लेकिन कौन कौन सा महत्वपूर्ण है जो आपको जानना है।
जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण है आपका निर्वाचन आयोग, जिसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। दूसरा देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे संघ लोक सेवा आयोग, ये भी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारा हो जाएगा स्टेट पीसीएस भी, ये दोनों ही महत्वपूर्ण। स्टेट पीसीएस देखिए, हम लोग चूंकि वित्त आयोग थोड़ा सा पढ़ लिए, लेकिन फिर से बढ़िया से पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण है आपका जीएसटी परिषद, क्योंकि इसको हम पहली बार पढ़ाने जा रहे हैं, तो जीएसटी परिषद भी देखेंगे। एससी एसटी और ओबीसी आयोग इस बार न्यू है, तो ओबीसी आयोग के साथ एससी एसटी को भी देखेंगे। इससे पहले हम लोग कैग को देखेंगे। मतलब इसमें देखा जाए तो लगभग बॉडी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो महत्वपूर्ण है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नीति आयोग, तो हम लोग नीति आयोग को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नीति आयोग के बाद जो अन्य जो चीजें हैं, जैसे कि केंद्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, इसको थोड़ा सा देखेंगे। फिर सीबीआई को देखेंगे, एनआईए को देखेंगे। लोकपाल लोकायुक्त भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। संभवतः कोशिश रहेगी कि 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो। वैसे आसान तब होता है जब आपको इससे रिलेटेड मटेरियल दे दें और चीजें आगे बढ़े। तो जहां जहां हमको लगेगा कि कम समय है हमारे पास, तो इससे रिलेटेड मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवा दिया करेंगे और वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले आप इसको उतार लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कौन कौन है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कौन कौन सा है। ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ देगा। सिंपली देखिए, ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है, ये 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का नाम बताइए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो हर कोई जानता है, क्यों? क्योंकि पूरा संविधान पढ़ा होता है कि नहीं। लेकिन पूछ देगा 5 अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का नाम बताइए, तो क्या बताइएगा? लिखिए। अभी मौसम बड़ा खराब चल रहा है, इसलिए आप लोग अपना बॉडी पे ध्यान दें। फिर से लगता है कोरोना जैसा चीज हमारे मन में आ गया। गला इतना खसखसा रहा है और इतना फीवर आया, रात भर इतना वीकनेस हुआ। आई मत बताइए। पानी तो ठंडा आ गया एकदम से। लिखिए, साइड हो गया। फास्ट लिखिए थोड़ा। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो आपके पास है ही ना मटेरियल में। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिख लीजिए फटाफट। लिख लिए? चलिए, गुड।
पहला चैप्टर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में है, पहला चैप्टर जिसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो कौन सा है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन इलेक्शन कमीशन। देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले जानेंगे थोड़ी सी इसकी भूमिका या इंट्रो क्या है इलेक्शन कमीशन का। दूसरा जानने का प्रयास करेंगे इसकी संरचना, इसकी बॉडी, कितने लोग होते हैं, कौन कौन से काम करते हैं, क्या क्या। तीसरा प्रयास करेंगे इसकी क्या की स्वतंत्रता है, क्या क्या स्वतंत्रता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जानने का प्रयास करेंगे इसकी कार्य शक्ति एवं अधिकार। आज थोड़ा सा मेरा एनर्जी डाउन है, तबीयत बहुत खराब था 2 दिन से, बहुत ज़्यादा। और कैसे खराब हुआ हमको पता भी नहीं। इसलिए जितने भी लोग कनपट्टा नहीं लगाए हैं, क्लास के बाद कनपट्टा जरूर लगाइए। कनपट्टा समझते हैं? ठंड लगने का यही सबसे जो है अवसर है। हाँ, स्टाइल ज़्यादा मारने की ज़रूरत है नहीं। कुछ लोग तो हाथ भी पूरा खुले खुले हैं, है नहीं? थोड़ा ये सब ध्यान रखिए, क्योंकि आपका शरीर ही आपके साथ जाएगा, तो जो कम से कम जाएगा, और कुछ भी जाएगा क्या? मरने के बाद और कुछ जाता है? कुछ नहीं जाता है। इवन अंतिम कपड़ा जो आप पहने हो तो उसको भी आपसे बॉडी से अलग कर दिया जाता है ना? और आप अगर ये समझते हैं कि नाक वाला और कान वाला जाएगा तो भी नहीं जाता है, उसको भी जो आपकी बहू होती है, मैं खोल के रख नहीं ले बेटा, ऐसे ना, ऐसे ही करती है। जब लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन हो ना, तो सही में कभी कभी उस स्थान पे जाना चाहिए जहाँ आपको एक दिन जाना ही। जाइए, लगेगा भाई दुनिया कुछ नहीं है, नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ सही में कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ, लेकिन ये क्या है, ये सब दुनिया को दिखाने का है कि हम भी, क्योंकि दुनिया में आज आप अच्छे हैं इसका मतलब आपको नौकरी करनी पड़ेगी। महानालायक है तो नौकरी नहीं कीजिए तो आपको नाम अपने आप दे दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर चलिए आते हैं टू द पॉइंट, हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले अगर चर्चा किया जाए देखिए निर्वाचन आयोग होता क्या है, एक एक करके चर्चा करेंगे। भूमिका में भारतीय संविधान का भाग कितना, हमेशा याद रखिए, भाग 15, अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। ये तो पता चल रहा है कि इसका नाम है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। तो ये निर्वाचन का जो काम है भारत में, निर्वाचन, देखिए होता क्या है, थोड़ा सा इसका संदर्भ समझते हैं पहले। अब बढ़िया से बैठिए, कभी गाल पर हाथ, कभी यहाँ हाथ, बैठने उठने नहीं आता है क्या? ऑफिसर इसी तरह बैठती है? पहले बैठना भी जरूरी है। देखिए कहाँ से सीखिएगा ये सब। हम डायरेक्ट पूछेंगे कि मम्मी पापा बैठने भी नहीं सिखाया, तो बड़ा जोर से लगेगा। तो थोड़ा बैठना सीखिए सही से। देखिए जब लोकतंत्र को अपनाया गया पूरे दुनिया में, पहले क्या होता था, राजतंत्र होता था ना, राजा का बेटा ही राजा होगा, राजा का बेटा ही राजा होगा।
लेकिन जैसे हमने प्रियम्बल में पढ़ा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो जो सरकार काम करेगी, सरकार जो सरकार चलाएगी, उसको हम लोग चुन करके भेजते हैं, जनता चुन करके भेजते हैं। तो देखिए, राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर यही था कि राजतंत्र में ये फिक्स था कि हमारा सरकार कौन होगा, हमारा शासक कौन होगा, वो राजा होगा। लोकतंत्र में बातें अलग है। लोकतंत्र में हमारा राजा वही होगा, कौन होगा, जिसको हम सभी लोग चाहेंगे। ये चुनाव होकर के प्रधानमंत्री बनाना या लोकसभा बनाना, ये तो एक प्रक्रिया है ना। लेकिन लोकतंत्र का मेन उद्देश्य क्या है कि हमारी जो सरकार होगी वो वही होगा जिसको हम चाहेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, चाहेंगे। तो हम जिसको चाहते हैं कि हमारा सरकार बने, तो यहां हमारे चाहने से जनता जिसको चाह रही है और उसको वहां क्या सरकार बनने के लिए दिल्ली भेजना है, मोटा मोटी समझिए। तो यहां से दिल्ली तक ले जाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को नाम दिया गया निर्वाचन। क्या नाम दिया गया, निर्वाचन। यानी कि हमारे यहां तो बहुत सारे लोग हैं और उसमें से किसी एक को हम तो खैर 10 लोग को चाहते हैं, 20 को चाहते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक की बात आए तो सबसे ज्यादा लोग किसको चाहता है, तो सबसे ज्यादा जिसको चाहता है उसको सबसे ज्यादा वोट करेगा लोग, है ना। यही ना प्रक्रिया, वोट करेगा और उसको वहां चुनेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, राजतंत्र से लोकतंत्र तक जाने के लिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हो सकती है आने वाले समय में या होगी, ऐसा उस समय लोगों ने अपने स्तर से जानने का प्रयास किया, वो ये कि जिसको जनता चाहेगी वो वास्तव में वहां पहुंच पाएगा कि नहीं। और उसको वहां पहुंचाने के लिए ही, अर्थात हम यहां पे मान लिया नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं कि वो हमारा प्रधानमंत्री हो, तो वहां पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है निर्वाचन, क्योंकि वो निर्वाचित होकर के जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया भारतीय संविधान में एक बॉडी है, उस बॉडी के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी और उस बॉडी का नाम है क्या, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो भारत में बेहतर लोकतंत्र स्थापित करने, इसलिए कहा जाता है कि चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र की आत्मा होती है। अगर चुनाव सही से ना हो, आज आप देख लीजिए, आपको पता होगा आपके घर में भी ऑफिसर्स होंगे या कर्मचारी होंगे, आप देखिएगा जब भी चुनाव आता है तो सरकारी संस्था जितनी भी है, जो भी अपना अपना काम हो, वो सारा काम रोक करके लोग बेहतर और निष्पक्ष चुनाव कराने के पीछे लग जाता है। चुनाव अप्रैल मई में होने जा रहा, अभी तक डेट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो जो आया था वो फॉल्स था, अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसी के आसपास में डेट आएगा। लेकिन उसके लिए 2 महीना पहले से सारी संस्था जो है काम कर रही है, सारे लोग का नाम रजिस्टर्ड हो गया, ये चुनाव में ये सब सारा, ये प्रोजाइडिंग ऑफिसर होगा, ये वो होगा, ये होगा, उसका ट्रेनिंग शुरू है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि इस बार चुनाव के आसपास ही एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, पता नहीं उसमें छुट्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उस फेस्टिवल का नाम होली होता है। हर किसी को लगता है कि हम वहां जाएं, लेकिन पता नहीं इस बार क्या होगा, चुनाव के ढर्रे चढ़ेगा कि क्या होगा नहीं पता। तो इसी से आप समझिए, तो भारत की अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो सिर्फ लोकल बॉडी के चुनाव को छोड़ करके जितनी भी चुनाव हैं, राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, राज्यसभा का हो, कहीं कहीं विधान परिषद, जहां जहां है विधान परिषद का हो, ये सारा चुनाव करवाने की जो जिम्मेवारी है वो किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है, निर्वाचन आयोग के पास है। आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी संस्था है। और आजादी से लेकर के अब तक पूरा दुनिया में भारत का निर्वाचन आयोग एक अटूट विश्वास रहा है लोगों का। यही कारण है कि पिछली बार जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन जो थे, उनको पूरा एशिया लेवल पे सर्वश्रेष्ठ चुनाव करवाने का अवार्ड भी मिला था। तो ये सब कुछ ऐसी बॉडी, लोग कहता है कि वो जिसका सरकार है तो उसी के अनुसार, ऐसा नहीं होता है। वो सिस्टम में जाने से पहले सरकार की आलोचना करने में बड़ी मजा आता था, बहुत हम भी करते थे, लेकिन जब सिस्टम में आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा आप उसका एक छोटा सा चुज्जा है, सिस्टम बहुत बड़ा है। हकीकत यही होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी निर्वाचन आयोग की चर्चा करेंगे। सबसे पहले निर्वाचन आयोग की जो चर्चा है वो भारतीय संविधान के भाग कितना में है, भाग 15 में है, और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329।
तो सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन आता है, भाग कौन सा? 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच इसकी चर्चा है। अब देखिए, भारत में जब 1950 में भारत को आज़ादी मिली, हम हमेशा बोलते 1950 में आज़ादी मिली, क्यों? क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो पूरे प्रशासन से आज़ादी तो 1950 में ही ना मिला, जब पूरी तरीके से अंग्रेजी प्रशासन हमारे यहाँ से समाप्त हुआ और हमारे प्रशासन लागू हुआ। 47 में आज़ादी के बाद जब 1950 में अब संविधान लागू हुआ, तो यहाँ पे पहली बार चुनाव होने जा रहा था 1952 में। तो चुनाव कराना बहुत आसान काम नहीं है। पहली बार चुनाव करवाना जा रहा था, तो सबसे पहले चुनाव करवाने के लिए चुनाव का जो बॉडी है, इलेक्शन कमीशन, वो भी पहली बार स्थापित हुआ। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि इसी दौरान हमको प्रत्येक क्षेत्र में कितने लोकसभा क्षेत्र होगा ये सब का विभाजन करेंगे, राज्यसभा सीट का विभाजन करेंगे, विधानसभा सीट का विभाजन करेंगे। तो इन सब कार्य के लिए, और चुनाव आयोग का क्या क्या कार्य होगा, चुनाव आयोग भी कितनी बॉडीज में काम करेगी, यानी इसकी क्या संरचना होगी, कैसे निष्पक्षता से ये काम करेगा, इन सब के लिए एक अधिनियम लाया गया था और उसका नाम था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-1951। क्या नाम था? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में भी लाया गया और 1951 में भी लाया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। जनप्रतिनिधि भारत में जितने अभी जो सीट वीट का कितना क्या बंटवारा सारा चीज हुआ था, सब चीज उसके लिए जो एक्ट लाया था, इसी के अनुसार पूरा चुनाव आयोग को एस्टैब्लिश किया गया था, समझ लीजिए। ठीक है, हालांकि 51 में लाया गया था, संविधान लागू हो गया था, चुनाव आयोग हमारे यहाँ स्थापित तो हो गया, लेकिन उसकी कार्य, बॉडी, शक्ति, ये सब सारा चीज, साथ ही साथ हमारा पूरा क्षेत्र एरिया, इस सब का निर्धारण भी अगर किया गया था तो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया गया था। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना का मेनली जो डेट होता है, उसकी डेट कितना है? कितना जनवरी? तो ये हमेशा याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है और यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कितना में हुआ था? 25। तो भूमिका में आप 3 पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। निर्वाचन आयोग की शक्तियों का, देखिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में है। 324 से हम खुद आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुच्छेद 15 से लेकर के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। भारत में चुनाव आयोग की जो स्थापना किया गया वो किया गया था 25 जनवरी 1950 को किया गया। तीसरा, चुनाव आयोग की कार्य शक्ति को जो भी विस्तार किया गया था वो सारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के तहत किया गया। देखिए, जब भी हम पढ़ाते हैं ना, तो आप शॉर्ट में भी इस तरह से चीजें लिखते चलिए, आपको फायदा करेगा रिवीजन करने में। तो ये सारा चीजें क्या होता है, हम आपको मना कर देते हैं लिखने से, सही है। अच्छा, अब नहीं करेंगे, अब लास्ट हो जा रहा है। एक मिनट, हाँ। अच्छा, देखिए, भूमिका में हमने चर्चा किया कि निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुआ। भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसकी चर्चा है। जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1950 में आया था और 1951 में जो आया था, इन दोनों के तहत भारतीय चुनाव आयोग की कार्य शक्ति और अधिकार की चर्चा किया गया। देखिए, भारत में जितने भी चुनाव अभी तक होते रहे हैं, उन सारे चुनाव को 2 क्राइटेरिया में बांटा गया, 2 प्रकार से बांटा गया था। हम बार बार चर्चा भी करते गए थे। एक का नाम था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और एक का नाम था
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। देखिए ज्यादातर जो चुनाव, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता था कि उसमें अगर किसी क्षेत्र में मतदाता की संख्या अगर मान लिया जाए कि 100 या 1000 है, 1000 मतदाता है, तो इसमें अगर मान लिया जाए कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे मान लिया 20 भी कैंडिडेट खड़ा हुआ, तो इसमें जो जितना वोट लाएगा उसको क्या किया जाएगा, विजेता घोषित किया जाएगा। जैसे अगर हम 1000 मानते हैं तो सबको अगर 50-50 आया, अगर 20 गो है तो हमारे पास 500 है, हो सकता है इससे ज्यादा, जैसे 1000 ने हम 100 पे लेके चलते हैं, तो सबको अगर मान लिया जाए कि 10-10 गो आया, जैसे अगर 10 है तो या आप 11 लेते हैं तो एक व्यक्ति को 10-10 आया, तो 9 व्यक्ति का है तो 90 आ गया। इसको और कम करते हैं, अगर 10 नहीं तो 9 लेते हैं, 9 गो सब को आया, 8 गो को या 9 गो को। ऐसे में हम क्या देखते हैं, एक व्यक्ति इतना है, सबको अगर बराबर आ गया 9 करके 10 गो तो 90 हो गया। 9 दही कितना थी, 9 थी 9 81 हो गया। बचा कितना, यहां पे 19 वोट वाला, यानी कि एक व्यक्ति को 19 वोट आ गया। यानी इस बात को समझिए थोड़ा सा, 100 में से 81 लोग नहीं चाहता है कि राम नाम का कोई व्यक्ति या रमेश नाम का कोई व्यक्ति जीते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कितना वोट ला करके जीत गया, इसलिए इसकी आलोचना भी होती है। तो इस सिस्टम का नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। भारत में चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, स्टेट लेवल पे जो चुनाव होता है, चाहे वो लोकल बॉडी में पंचायती राज का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, प्रत्यक्ष की बात कर रहे हो, प्रत्यक्ष नहीं, ये सारा इसी प्रक्रिया को फॉलो करता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जैसे अभी चुनाव होगा, आप कई बार देखे होंगे, आप हमारे यहाँ या आपके यहाँ जो लोकसभा सीट में 4 गो जितनी भी पार्टियां हैं सारे अपने कैंडिडेट देते हैं, उसमें से किसी व्यक्ति को, खास करके इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ, कई जगह ऐसा देखा गया, जैसे एक नाम बहुत फेमस सुने होंगे आप लोग, ऋतु जायसवाल का नाम सुने हैं। पूरा बिहार की महिला में सबसे महत्वपूर्ण मुखिया, राष्ट्रपति भी उनको सम्मानित किए थे, बहुत फेमस मुखिया रही। इवन एक हमारे यहाँ के एक सीनियर IAS थे, उनको भी उसने जो है टारगेट पे लिया था गलत कामों के पीछे। वो उनको इस बार RJD से मिला था, पिछला बार RJD से मिला था उसको टिकट, मतलब कोई हार जाए तकलीफ नहीं था, लेकिन जब वो हार गए ना तो मुझे पर्सनली बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि वो महिला में एक बहुत अच्छी कैंडिडेट मानी जाती है और थी भी। अंततः वो कुछ वोट से हार गई, यानी जीतने वाला 17 या मुझे पूरी तरह कंफर्म याद नहीं, 17 या 18 वोट के आसपास रहा होगा, जीतने वालों के पास ज्यादा होगा। इसमें क्या था कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा वोट ले पाया, अगर आपसे 1 वोट भी हम ज्यादा ले आए तो हम जीत गए। यही होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लेकिन दूसरा जो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, याद है हमने राष्ट्रपति में पढ़ाया था। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, चाहे राज्यसभा का चुनाव होता है, चाहे विधान परिषद का चुनाव होता है, ये सारा चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अब देखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है, इसी से आपको हम समझाते हैं कि अगर 100 लोग है, वहां पे 100 मतदाता है, और उसमें भी मान लिया जाए 10 खड़ा हुआ है, कैंडिडेट खड़ा हुआ जीतने के लिए, तो इसमें यह मैटर नहीं करेगा किसने कितना वोट लाया। इसमें अल्टीमेटली वही जीतेगा जिसको कम से कम कितना वोट चाहिए, 50% + 1, 50% + 1, यानी कितना चाहिए, 51 वोट चाहिए। 51 वोट चाहिए, 51 वोट जो लाएगा वही जीतेगा। अब देखिए कई बार ऐसा होता है, खास करके हम राष्ट्रपति के चुनाव में आपको बताए थे कि अमूमन जब लोकसभा या विधानसभा की बात करते हैं, लोकसभा या विधानसभा या कहीं पे भी राष्ट्रपति के चुनाव में, वहां पे 2 स्तर के लोग काम करते हैं, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। एक पक्ष दूसरा विपक्ष। पहले क्या होता था, अलग अलग
कैंडिडेट खड़ा हो जाता था, बहुत ज्यादा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भी 2 प्रकार के कैंडिडेट काम करते, एक पक्ष और एक विपक्ष। तो यहां फिक्स होता है क्योंकि उम्मीदवार ज्यादा होता नहीं। तो बहुत कम ऐसा संयोग आया कि एक बार चुनाव हो और 50% सीटें ना लाया हो, 50% से ज्यादा सीटें ना लाया हो। ऐसा हुआ, बहुत कम बार हुआ। याद कीजिए, हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिसको चुनाव के लिए द्वितीय स्तर की मतगणना करानी पड़ी थी। कौन? बीवी गिरी। क्यों? क्योंकि उसमें 50% चाहिए। इस बार जैसे विधानसभा में आप जो देख रहे थे, कल जो खेला हो रहा था परसों, उसमें क्या था? 243 सीटें हैं और 243 सीटों में से 100 कितना लाना चाहिए? 122 लाना चाहिए। बड़ा दिक्कत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ, कोई आते हैं तुमको बोलना चाहिए ना। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत भी हुआ? हाँ, तो दीजिए, नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए, पढ़ाने का अपना मूड होता है। हमको सबसे बड़ा ये हुआ था, एक बार इसी तरह से हम स्टार्टिंग में ही यहाँ पढ़ा रहे थे, स्टार्टिंग में ही, और दौलत सर आकर के पीछे बैठ गए थे। हमको पता भी नहीं था, दौलत सर लगते भी हैं थोड़ा सा बच्चे जैसे, उम्र ज़्यादा दिखते नहीं है। तो हमको लगा एक बच्चा होगा, पढ़ा रहे होंगे, हम पढ़ा रहे थे। बाद में पता चला था कि खैर। तो देखिए, ये दोनों सिस्टम तो आप जानते ही थे, वैसे हमको लगा कि एक बार फिर से हम बता दें। देखिए, भूमिका में मेनली रूप से 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। चुनाव आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में, भाग कितना में है? अब देखिए, मेनली रूप से हम लोग आते हैं इसकी संरचना में। देखिए, संरचना में हम लोग क्या क्या काम करते हैं। चुनाव आयोग, सबसे पहले आप एक बात गांठ बांध लीजिए, जिस तरीके से हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कार्यपालिका या विधायिका या न्यायपालिका जिस तरह से अपने अपने स्तर पे काम करते, उसी तरह से चुनाव आयोग की अगर बात किया जाए तो ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। ये हमेशा ध्यान रखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था होती है। हमेशा इसके ऊपर उंगली उठते रहा है कि ये निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी, जैसे हमने निर्वाचन आयोग में पढ़ा था कि एक पीएन भगवती जैसे भी जज हुआ किए, तो हम यहां पे भी, मैं नाम भूल रहा हूं, एक बहुत फेमस निर्वाचन आयोग हुए, टीएन शेषन। समझिए कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे व्यक्ति किसी गरिमापूर्वक पद पे बैठते हैं जो उस पद की गरिमा को हमेशा के लिए बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बाकी बैठते तो उसमें कोई कमी रहता है, लेकिन जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने तो वो राष्ट्रपति का पद, जो कुर्सी था, वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे कि ऐसे व्यक्ति भी हमारे यहां हमारे पद की गरिमा को बढ़ाए, सुशोभित किया। उसी तरीके में, उसी में से एक नाम है टीएन शेषन का। उसकी एक लंबी कहानी है, कभी चर्चा करेंगे। उसने प्रधानमंत्री तक को टारगेट दे दिया था, है ना। प्रधानमंत्री अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री छोड़िए, को विधायक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गांव का मुखिया से आप कभी मिलने जाइए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां पे शक्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, शक्ति जो मेनली रूप से वो किसके पास है, वो इलेक्टेड लोगों के पास है, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। खैर, तो सबसे पहले ये स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। इसमें हमेशा संरचना में हम लोग क्या देखते हैं कि एक क्या होगा, इसका एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, और इसके साथ अन्य चुनाव आयुक्त होगा।
और यही लोग मिल करके क्या करेगा, यही लोग मिल करके, मतलब चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन का मेन संरचना में यही लोग होंगे। इसमें अभी देखा जाए तो अभी इसकी संख्या कितनी है वर्तमान में, अगर हम देखें वर्तमान में एक जो व्यक्ति है वो क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन है अभी? राजीव कुमार। राजीव कुमार। और दो व्यक्ति जो हैं वो क्या है, अन्य चुनाव आयुक्त। उसमें एक शायद अनूप कुमार पांडे है या एक और कोई है। कौन है? दो, देख लीजिएगा। तो वर्तमान में यही इसकी संरचना है। 1+2 बराबर कितना? 3। हालांकि शुरू से देखा जाए 1989 तक, 1950 से लेकर के 89 तक अगर भारत की चर्चा करें तो यहां पे जो चुनाव था वो एकल था, एकल निर्वाचन पद, एकल एक निर्वाचन आयुक्त तो यहां पे हुआ करता था, दो अन्य नहीं होता था। इसमें एक निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद से हमने कहा ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारे यहाँ काम होता गया, चुनाव, जनसंख्या बढ़ा, सबसे ज्यादा चुनाव आयोग का हेक्टिक काम क्या होता है पता है? जितना नया लोग 18 साल से ज्यादा हुआ, 18 साल हुआ, उसको मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और जितना लोग डेथ किया उसको हटाना। आप अंदाजा इसी से लगाइए कि प्रत्येक साल कितना 18 साल से ज्यादा हुआ होता होगा लोग, है ना? तो बड़ा जो है आसान काम ये सब नहीं है। तो इसलिए वर्तमान में ये 89 के बाद से धीरे धीरे बढ़ता गया, कभी एक करते करते वर्तमान में कितना है तो हम लोग वर्तमान को देखेंगे। राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। अब देखिए कई बार ऐसा देखा गया कि जो 3 लोग हैं होते हैं, इसकी में शक्ति किस प्रकार से होती है? याद कीजिए, हमने इसकी चर्चा पहले भी कर रखी थी, जिस तरह से कॉलेजियम में यहां पे कई बार ऐसा होता है कि सभी के बीच बराबर मताधिकार का अधिकार होता है। बराबर मताधिकार मतलब ये, अगर कोई भी मामला या कोई भी ऐसा विवादित चीजें फंसी हो, तो तीनों को बराबर मत देने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं एक मुख्य है तो इसको ज्यादा अधिकार है, एक कम है तो उसको कम अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सर। किसी भी ऐसा मुद्दा पे जब बात फंसती है तो तीनों को बराबर का अधिकार होता है, ठीक है, कोई भी ऐसा विवादित मुद्दा पे। इसके लिए लगभग योग्यता अगर आप देखा जाए तो ऐसी कुछ विशेष योग्यता होती नहीं है, लेकिन वैसे कोई विशेष योग्यता की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यता होती है कि उसमें जज रहेगा या एडवोकेट रहेगा, मतलब वैसी तो विशेष योग्यता नहीं होती है। लेकिन जब हटाने की बारी आती है तो इसको हटाने में लगभग वही प्रक्रिया अपनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में अपनाया जाता है। ये दोनों का सेम चलता है, हमेशा याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना या हाई कोर्ट के जज को हटाना और इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है या उसके जो सदस्य हैं उसको हटाना, इन सब की प्रक्रिया सेम चलती है। योग्यता में उम्र का यहां पे जो थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है, वो भी मैक्सिमम कितना मैक्सिमम उम्र होता है? 65। याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट में भी कितना था, जबकि हाई कोर्ट में 62। सर सर कह रहे थे कि सौरभ भारती का नंबर होगा ना ग्रुप में? सौरभ भारती सर कौन?
ऑनलाइन है? नहीं सर, मेरे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 3। आवाज उसमें कनेक्टेड था? आवाज अच्छा बंद कर दे, गुड, समझदार हैं आप। हाँ, तो संरचना में ज़्यादा कुछ वैसा था नहीं, ठीक है। तो मोटा मोटी भूमिका और संरचना की चर्चा हमने कर लिया। इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम लोग आते हैं स्वतंत्रता पे। इसकी क्या क्या स्वतंत्रता है? चुनाव आयोग की स्वतंत्रता। देखिए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सबसे पहली स्वतंत्रता यही है कि ये बिना किसी दबाव के कार्य करती है। कार्य के दौरान इस पे कोई दबाव किसी का नहीं होता है। अच्छा, बेहतर होगा कि आप लोग इसका मटेरियल भी निकाल लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट खींचना है, ठीक है। देखिए इसकी विशेष कोई योग्यता की चर्चा हमारे संविधान में नहीं है जो हमने बताया, लेकिन हटाने की प्रक्रिया लगभग वैसा ही था जैसा कि चुनाव आयोग का होता था। पदावधि के दौरान की बात करें तो इसका भी कोई निर्धारण नहीं है, बस एक चीज हमेशा है कि 65 वर्ष जैसे उम्र होगा इसका पद समाप्त हो जाएगा। देखिए मेनली रूप से चुनाव का अगर देखा जाए तो हम बार बार बता दें, स्वतंत्रता में अगर देखा जाए तो इसको दो भाग में इसके चुनाव को पूरा बांटते हैं। जैसे भारत में जो चुनाव होता है, देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, हमने पहले ही चर्चा किया। सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा उपराष्ट्रपति का चुनाव, तीसरा लोकसभा का चुनाव, चौथा विधानसभा का चुनाव, पांचवा राज्यसभा का चुनाव, छठा विधान परिषद का चुनाव। लगभग इतना जो चुनाव है, इस सारे चुनाव करवाने की स्वतंत्रता किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास, चुनाव आयोग के पास। इसके अलावे कौन सी चुनाव बच गया? और दो लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में दो स्तर का चुनाव होता है। कौन कौन होता है भाई? तो एक पंचायती राज का और एक नगर पालिका का। देखिए पंचायती राज और नगर पालिका का चुनाव अलग बॉडी के द्वारा कराया जाता है, और वो बॉडी कौन सा है? राज्य चुनाव आयोग। कौन है? राज्य चुनाव आयोग। तो स्वतंत्रता में ज्यादा कुछ नहीं, निष्पक्ष होता है हमेशा। हाँ इस पे आरोप लगता है क्या चीज का? पक्षपात करने का हमेशा आरोप लगता है कि जिसकी सरकार होती है,
उसके प्रति इसका थोड़ा सा, ईमानदारी अगर बताऊं तो थोड़ा सा होता है ना। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे ये कर दिया, इसकी जो भूमिका संरचना में हम चर्चा कर रहे थे, तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति चूंकि राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जितने भी नियुक्तियां करती है वो अपने मन से नहीं करता। क्यों? क्यों? वो मंत्री परिषद के सलाह से होता है। अभी इससे पहले कुछ एक विशेष मुद्दा आपको पता होगा चुनाव आयोग के नियुक्ति के संबंध में, शायद आपको पता होना चाहिए। क्या मुद्दा था? सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था। क्या कहा था उसमें? जिस तरीके से न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था काम करती है, कुछ वैसी ही एक व्यवस्था या एक कमेटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया। और उसमें एक बहुत अच्छा बात कहा था कि वो कॉलेजियम नहीं होगा। कॉलेजियम में तो सारा जज ही होता है ना, इसमें 3 लोग होंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, दूसरा प्रधानमंत्री, डायरेक्ट प्रधानमंत्री, और तीसरा अपोजिशन का लीडर। इसको थोड़ा सा समझिए। अगर एक होगा, कहां चर्चा कर रहे थे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय बहुत अच्छा दिया कि इसमें 3 लोगों की एक कमेटी होगी, जिसमें एक होगा मुख्य न्यायाधीश, दूसरा होगा पीएम, और तीसरा होगा विपक्ष का नेता। अब देखिए कितना अच्छी बात थी इसमें, मुख्य न्यायाधीश, पीएम और विपक्ष का नेता। मतलब एक था न्यायपालिका से, एक था, आवाज थोड़ा कम कीजिए, एक था, अब ये तीनों, विपक्ष का नेता मतलब विधायिका से, अब ये तीनों मिलकर के अगर नियुक्ति करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वहां पे एक ऐसे व्यक्ति जाएगा जो पूरी तरीके से, जिस पे आप निष्पक्षता की और पारदर्शिता की गारंटी रख सकते हैं। रख सकते कि नहीं रख सकते? और उसमें बता रहा कि ये तीनों लोग, जैसे यहां पे अगर 4 नाम आएगा या 5 नाम आएगा, इसमें से सब किसी को बराबर का अधिकार, मतलब फिक्स था कि इसमें से 2 लोग जिसको चाहेगा, 2 लोग जिसको चाहेगा वही बनेगा। लेकिन सरकार को यह मंजूर ना मंजूर था, सरकार को ये नाम मंजूर था। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने इसमें पीएम कैबिनेट स्पीकर कमिश्नर और लीडर ऑपोजिशन कर, सरकार ने बोला कि हमारे काम में दखलंदाजी जुडिशरी और लेजिस्लेचर को इसमें डायरेक्ट एक बात समझिए, ये कहा ठीक है जिसको रहना है रहने, विपक्ष का नेता रहेगा, रहेगा, जुडिशरी नहीं रहेगा। इसके जगह पे एक हमारे कौन होंगे? एक हमारे मंत्री होंगे। अरे अपना मंत्री और अपना पीएम में का अंतर है भाई? दोनों तो एक ही ना हुआ। या अगर जुडिशरी रहेंगे तो विपक्ष के नेता ना रहेंगे, यहां पे हमारा एक मंत्री रहेंगे, तो क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब एगो प्रधानमंत्री है ये है, तो दूसर का मंत्री रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? इसलिए नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि जो प्रधानमंत्री कहेगा वही मंत्री सुनेगा। इसमें बेहतर होता कि एक विपक्ष का होता, तब ना प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानता। और सब कुछ, विपक्ष तो हमेशा अपोजिट रहता, प्रधानमंत्री अपोजिट रहता, वो उसके अपोजिट रहता, सब कुछ निर्णय किसके हाथ में रहता? सीजीआई के पास। तो वहां पे बहुत ये बेहतर हो सकता था, लेकिन ये हुआ नहीं। तो यही चुनाव वाला चीज थोड़ा सा भूल गए थे। तो अभी भी क्या होता है, अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति, यानी कि आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री। तो हम आपको एक पद पे अपॉइंट किए हैं, अरे हमारे अगेंस्ट आप जा पाइएगा या बहुत कम जा पाइएगा? और चुनाव और वर्तमान के समय में नेता
इस हद तक गिर रहे हैं जिसका जीता जागता उदाहरण है कि नहीं। एक समय था हम लोग कहते थे कि बड़ी बेवफा है ये लड़की या लड़के, बड़ी बेवफा होती है, नहीं कि समय दर समय जो हमेशा अपना दोस्त बदलते रहती है। नेता से बढ़ के तो बड़का बेवफा कोई नहीं है भाई, है। इस समय दर समय क्या, ये तो सेकेंडे में बदलती है। समय रहता है कभी हमारे साथ कभी उसके साथ, यहां से बैठी रही रात भर हमारे पास, सुबह उसके पास चली गई। कितना खतरनाक होता है। भगवान वैसे लोगों को सहन करने की शक्ति दे, है कि नहीं। खैर, तो हमने स्वतंत्रता की भी चर्चा कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण है कार्य शक्ति की चर्चा हम लोग करें इसका था। कार्य शक्ति अधिकार। हालांकि बात यह भी होता है ना, उसकी भी कुछ मजबूरियां रही होगी, वरना कोई बेवफा नहीं होता। क्या मजबूरियां थी? हाँ, तो उसकी भी मजबूरियां थी कि हमको भी किसी को बचाना है। तो भाई मजबूरियां समझिए, बेहतर ये होगा उसकी मजबूरी छोड़कर समझ करके उसको आप छोड़ दीजिए। हमरे जैसा होता तो पहले कूट कूट के मारते वैसे लोग। चलिए कार्य शक्ति अधिकार की चर्चा करें तो इसकी क्या क्या कार्य होते हैं, मटेरियल सारा निकालिए आप लोग। देखिए निर्वाचन आयोग जो होता है वो चाहे संसद हो, चाहे राज्य विधान मंडल हो, क्या हुआ, चाहे सांसद हो, राज्य विधान मंडल हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ये सारे लोग के चुनाव करवाने के लिए वो सक्षम होते हैं और प्राधिकार होते हैं। तो जब चुनाव करवाते हैं तो वो 3 स्तर का काम करते हैं, प्रशासनिक भी, सलाहकारी भी और अर्ध न्यायिक भी। अब देखिए ये तीनों काम क्या होता है पहले समझिए। व्यक्ति 3 गो और तीनों दिल्ली में बैठने वाला, तो वो तीनों पे छोड़ देगा तो काम हो जाएगा। होता क्या है, जब चुनाव होता है तो पूरा भारत का प्रशासनिक सिस्टम निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आ जाता है। सब पे किसका का, जब तक जितना समय तक चुनाव होता है सब पर कंट्रोल करने वाला। देखिए निर्वाचन जब होता शुरू होता है तो उसका एक डेट फिक्स होता है, जैसे अभी डेट आने वाला है, और उसके बाद आचार संहिता लगती है। ये सब सारा चीज हम लोग देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। तो उसका सबसे ऊपर का जो पावर होता है, शक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के हाथ में आ जाता है। और जितने भी लोग चुनाव में संलिप्त होते हैं उसका सारा हेड कमांडेट कौन होता है, चुनाव आयोग आ जाता है। उस दौरान जितने भी काम करने वाले अधिकारी से लेकर कर्मी होते हैं, सारा चूंकि इसके कंट्रोल में होते हैं, तो सब पर प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना। सलाहकार, जहां पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए क्या नियम कानून है वैसा सलाह देना। और किसी पर अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा, जैसे मान लिया मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम हूं, जैसे सार्वजनिक मंच पे नहीं बोलना चाहिए लेकिन ऐसा अमूमन देखा जाता है कि जब चुनाव का काउंटिंग होते रहता है ना, तो उस समय सबसे ज्यादा घपला होने का चांसेस होता है, जिसकी चर्चा मैं कुछ समय पहले कर रहा था। ऐसे किसी खास पार्टी के लगभग 10 से 12 विधायक थे जो 2 वोट, 1 वोट, 5 वोट और 10 वोट से वो हारते नहीं है, उनको क्या किया जाता है, जाता है। क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम होते हैं वो उस समय सबसे बड़े निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है, और उसी के कंट्रोल में सारे बातें होती है। तो 2, 4, 5 वोट इधर उधर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे में अगर वास्तविक में निर्वाचन आयोग के जो चीफ ऑफिसर होते हैं, अगर उनको यह बात पता चला तो अर्ध न्यायिक मतलब आपके दंडित भी किया जा सकते, वैसे अधिकारियों को वैसे चिन्हित किया जाता है। अभी आप कुछ दिन पहले देखते होंगे कि थोक के भाव से अधिकारियों को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। यह अधिकार है। अगर हमको थोड़ा सा पता चलेगा कि आप आरा डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं
और आरा में जेडीयू आरजेडी या बीजेपी का विशेष जो है दबदबा है और आपका किसी न किसी पार्टी के साथ संलिप्तता देखी गई तो हम वहां से आपको क्या किया जाएगा। और एक बार जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, चुनाव की घोषणा हो जाती है तो किसी भी दृष्टिकोण से ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं आप, किसी भी सरकार को अधिकार नहीं होता है। हमेशा देखिए क्या होता है ना, आप बड़े स्तर पे जब जाइएगा तो राजनीति एक ऐसा चीज है, बचपन से हम लोग राजनीति करते आए हैं और देखते आए हैं, तो किसी न किसी खास पार्टी से आपकी लगाव हो ही जाती है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे आपके विचारधारा के आधार पे हो, चाहे आपके क्षेत्र के आधार पे हो। और जब आप किसी विशेष पद पे जाते हैं तो थोड़ी बहुत तो निष्पक्षता में आप डमाडोल वाला स्थिति हो ही जाता है। तो इन सारे को कंट्रोल करने के लिए तो इस 3 वर्ड को समझिए, इसकी जो भूमिका होती है वो सबसे पहले क्या था, सलाहकारी ना, सलाहकारी, दूसरा प्रशासनिक और तीसरा अर्धन्यायिक। तीनों भूमिका को समझिए। तो सलाहकारी तो आप समझ रहे हैं, प्रत्येक स्तर पे सलाह देना, मॉनिटरिंग करना, है ना। सारे आज मान लीजिए ये काम है चुनाव आयोग का, तो सारे डिस्ट्रिक्ट का जितना भी डीएम है सबको कॉन्फ्रेंस पे लो, वीसी होता है, वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीसी होता है। अब वीसी में बातचीत होता है। हम लोग हमेशा भी क्या होता है ना कि अब पता है हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, बिहार बहुत जल्द बदलने वाला है। प्रत्येक विभाग का क्या काम हुआ उसका एसीएस सर, एसीएस में समझते हैं, किसी विभाग का सबसे सुप्रीम अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, वो वीसी लेते हैं और उसको ये पावर है कि आपको बैठे बैठे कहां भेज देगा ये भी आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं है। तो अपने कार्य की समीक्षा करते हैं। और हकीकत ये होता है कि हमारे जो वरीय पदाधिकारी होते हैं ना, जब बैठक की बात आती है तो झूठ सर, मेडिकल कोई इधर, और भेज देते किसको, हम लोग को। तो हम लोग ईमानदार, हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं सर हमारे पास तो अभी यही सब आया, हमारे पास काम हुआ है कुछ नहीं, हमारे अब के सीनियर कहाँ हैं सर, ये हुआ। पहले 1 सप्ताह में बीमार, 1 सप्ताह में ये, दूसरा रोजे होगा, हर महीना होगा, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंपैक्ट इसका पड़ेगा, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। एक समय के बाद आपको मजबूरी में करना ही पड़ेगा। हमने देखा कि बहुत ऐसा कार्य जो था वो शिथिल पड़ा होता था, लेकिन प्रत्येक बुधवार को चूंकि वीसी होता है उसके कारण जवाब देना होगा सीनियर अधिकारी को, तो उस काम के प्रति एकदम ध्यान उसको जाना ही जाना है। तो ये हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सलाहकार में क्या होता है, वो सारे कॉन्फ्रेंस करके सारे अधिकारी को जोड़ते हैं और उसको वो अपने जो कार्य क्षेत्र होता है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उस पर सलाह देते हैं। प्रशासनिक पूरा कंट्रोल करते हैं वो, ठीक है। अर्धन्यायिक में हमने चर्चा की, अगर किसी प्रकार की संलिप्तता पाई जाती है तो वो उसको दंडित भी करते हैं, ठीक है। और एक बार आप समझ लीजिए, एक छोटी सी मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जब काउंटिंग हुआ था तो एक वार्ड, हमारे यहां एक गांव था, एक वार्ड सदस्य का चुनाव, सबसे निम्न स्तर का चुनाव देख लीजिएगा। वार्ड सदस्य के चुनाव में गलती से 1 या 2 वोट का कुछ ऐसा था, मतलब जो व्यक्ति जीत रहे थे वो व्यक्ति ना, बल्कि जो हार रहे थे 1 वोट से, उसको जो है रिजल्ट सुनाने में गलती हो गया। क्योंकि आप समझ रहे हैं एक पंचायत में 20-20 गो वार्ड होता है। अब उसके पास कितना, एक दिन की बात होती है, कितना पंचायत होता है, 50-50 पंचायत तक कंट्रोल करना पड़ता है, 25-25 पंचायत होता है एक ब्लॉक में। तो एक सिली मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसा हो गया बीडीओ साहब से। सुबह सुबह उठ करके उसके वार्ड सदस्य के घर पे गया, एकदम प्रणाम किया कि यार गलती मेरे से हो गया, इसको एक्सेप्ट कीजिए, ऐसी ऐसी बात है, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। एक पेन अगर चला दिया जाएगा ना सीनियर अधिकारी के द्वारा कि चुनाव में संलिप्तता इसकी देखी गई, तो फिर समझ लीजिए नौकरी से उसका कथा कहानी खत्म। नौकरी करना जितना आसान है उससे ज्यादा मुश्किल है उसको बचा के रखना अभी के समय में, बड़ा जो है ये चीज है। तो ये तीनों, तो ये 3 प्रकार का कार्य चुनाव आयोग का होता है, और उसके अंतर्गत वो क्या क्या करते हैं थोड़ा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए भारत के निर्वाचन क्षेत्र में भूभाग। अब देखिए एक चीज समझने का प्रयास कीजिए, इसका मेन कार्य होता क्या है शुरू से लेकर के अंत तक। देखिए मोटा मोटी पहले इसको समझिए फिर देखिएगा। जब चुनाव की शुरुआत होती है तो क्या होता है,
कि हमको चुनाव होना, सबसे पहला काम मतदाता सूची तैयार करना। क्या होता है? मतदाता सूची तैयार करना। अब मतदाता सूची में क्या है भाई? तो कौन कौन व्यक्ति इस बार 18 साल का हुआ उसको ऐड करो, है ना, उसको ऐड करो। जैसे कार्य की भी हम चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको और विस्तार से, 3 स्तर का कार्य हो गया। देखिए इसको यहां लिख लेते हैं। मेनली रूप से जो इसकी कार्य होती है वो 3 स्तर का होता है। पहला हमने क्या बताया? प्रशासनिक, दूसरा सलाहकारी, तीसरा अर्ध न्यायिक। अब देखिए इन तीनों के कार्यों को हम लोग एक एक करके चर्चा कर देते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग चर्चा करें, क्या हुआ जी आप चेहरा पे काहे बार वजह है? झगड़ा उड़ा करके आए क्या किसी से? तब खुश रहिए कि आप प्रेरणा में पढ़ रहे हैं, हमारा क्लास कर रहे हैं। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है क्या घर वर में? नहीं है। मतदाता सूची, ऐसा क्या होता है कि हम जब किसी को बोलते हैं तो बहुत जल्दी लोग रोने लगते हैं। हम कभी कभी अपने आप को बड़ा ये मानते हैं कि हम इतना निर्दयी हैं क्या? आने वाला समय में कहीं हमारे पर्सनल लाइफ में दिक्कत ना हो जाए कि हम जब भी बोले तो लोग ये इस तरह करने लगे। ठीक है, हो तो होगा, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, दुनिया इसी का नाम है। देखिए तो सबसे पहले क्या होता है कि मतदाता सूची तैयार किया जाता है। अब मतदाता सूची में 2-3 बातें ख्याल रखा जाता है कि नया लोग, खास करके क्योंकि नए लोगों पे, युवा लोगों पे ज्यादा जो है ये भरोसा होता है, नए लोगों को ऐड किया गया है कि नहीं। पुराने जो चले गए वो वोट दे रहे हैं, वो चले गए तो उसको समाप्त करें, उसके नाम पे कोई दूसरा दे रहे हैं कि नहीं। तो ये सारा होते हैं मतदाता सूची। मतदाता सूची जब तैयार हो जाता है तब वहां पे प्रत्येक स्तर के नीचे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, वार्ड, और प्रत्येक वार्ड में जो होता है हम लोग उसको कहते हैं बूथ नंबर। बूथ नंबर नहीं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या। क्या होता है उसका मेनली रूप से नाम क्या होता है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, संख्या बटा होता है, जिसको हम लोग बोलचाल में क्या कहते हैं, है ना, उसको बूथ या उसको कहिए मतदाता केंद्र। मतदाता, तो मतदाता केंद्र डिवाइड किया जाता है, मतदाता केंद्र डिवाइड किया जाता है और उसको बांटा जाता है। उसमें 2 स्तर तक का बड़ा ख्याल रखा जाता है। अगर शुरू से कोई शांति प्रिय क्षेत्र है तो उसके लिए जो नॉर्मल जो जिस तरह से लोग कार्य करते हैं। दूसरा सबसे दिक्कत जहां होता है जब कोई संवेदनशील एरिया है, अब संवेदनशील एरिया का मतलब होता है कि हमेशा देखा गया कि यहां जब चुनाव होता है तो यहां पे क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता ही है, बम पिस्तौल चलता ही है, बूथ कैप्चरिंग का काम हमेशा यहाँ ऐतिहासिक रहा है। तो वैसे को विशेष जो है संवेदनशील क्षेत्र के नाम से नोटिस किया जाता है और वहां पे स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल फोर्स मंगाया जाता है। क्या हो, कौन फलना बहादुर सिंह आएगा या कौन फलना बहादुर, मतलब इस टाइप का थे ना, जो होते गुंडे बदमाश होते हैं, तो उसके लिए सरकार पहले से तैयार होते हैं। मैं अपने आंख तर जो है बूथ लूटते हुए देखा गया, उसमें हमको बड़ी मजा आता था। मजा इसलिए आता था कि हम लोग कभी तो इधर उधर एरिया में रहे नहीं, इधर उधर एरिया कहे कि जैसे कि हम लोग कभी जम्मू कश्मीर या उस तरह से देखे नहीं कि वहां पे लड़ाई झगड़ा देखे। तो बचपन का लोग पहली बार पुलिस देखता था तो बड़ा सतर्क होता था। वहां पे तो बम फूट रहा है ना, मारता था एकदम पटाख, ऐसे कोई होता था, बूथ पे जाके मार दिया। तो नाना जी के हम रहते थे ज्यादा स्टार्टिंग में, तो वहां देखे कि बूथ, हमको लगता था कि हम थोड़ा चुरा करके देखे कि कैसे होता है। बाद में पता चला कुछ नहीं, 2-4 गो बम पटक दिया, गया मतपट्टी ले लिया, ऐसे ऐसे मार दिया उसी को। हमको लगता था कि लूटना मतलब सब कुछ लूट लेके भाग जाता है, ऐसा नहीं होता था। ये सब चीज पहले होता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो संवेदनशील, अति संवेदनशील अगर कोई क्षेत्र है तो वहां पे विशेष फोर्स आता है ना। और सब उस समय
जब आप मतदान देने के लिए जा रहे हैं, तो चाहे आप एक IAS अधिकारी क्यों ना है, अगर आप देने जा रहे हैं तब उस समय सिर्फ आप मतदाता हैं, उस समय सिर्फ आप मतदाता हैं। और आपके पास जितने भी वहां पे कर्मचारी और अधिकारी तक का जो लोग होता है ना, बहुत बड़े से बड़े पावर में होता है वो, समझ लीजिए। मजिस्ट्रेट का पावर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और उस समय जो उसमें लगाया जाता है, जैसे हम लोगों को अभी से नाम नोटिस हो गया, इतना इतना चुनाव होगा तो सबको मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे लगाओ, तो इतना उस समय पावर होता है कि आपको उस समय थपड़ाना तो छोटी बड़ी बात है। अगर आपने किसी को वहां, जैसे आप किसी बूढ़ी को बता रहे हैं कि ऐसे नहीं है, तुरंत आरोप लगा कि वो दूसरे को मतलब देने के लिए सिखाया जा रहा है, लिए और थपड़ाना शुरू कर दी। कोई अब क्या है बाद में देखिएगा, मजिस्ट्रेट पावर ये होता है। इसलिए हम इसलिए कहते हैं कि पढ़ लिख करके वहां पहुंचिए। कुछ कुछ काम करने में बोरियत भी लगता है यार, डेली एक ही ऑफिस, एक ही कुर्सी, एक ही टेबल, जाओ के बैठे हो। लेकिन कभी कभी तो यार दिल जो है गार्डन हो जाता है ना। हमारे यहाँ भी अभी जो है जिला परिषद का वो चुनाव था, मजा आ गया अपना पावर दिखाने में, है ना। 2-4 गो को तो हम तो दिए कस के नहीं। तो खैर, संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। जब क्षेत्र का निर्धारण हो गया, मतदाता सूची भी तैयार हो गया, तो उसके बाद क्या होता है? इसके बाद जितने भी कर्मचारी होते हैं चुनाव से संबंधित, कर्मचारी या अधिकारी जितने भी, सबको क्या किया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है ना। सबको प्रशिक्षण दिया जाता है। अब देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, मेनली रूप से हेड मतलब मॉनिटरिंग कहां से हो रहा है? सारा निर्णय कहां से लिया जा रहा है? लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा। और वहां से जो इसके अंतर्गत जितने भी अधिकारी हैं, सारा क्या है? संलिप्त है। जब हो जाता है तो मतदाता के दिन मत होता है। क्या होता है? मतदान होता है। मतदान होते समय कई एक ऐसे सावधानी रखा जाता है, जैसे आपने किसको मत दिया, आपने किसको मत दिया, 100 मीटर के अंदर में उसकी आप चर्चा नहीं किए, नहीं कर सकते हैं कि देखो ना, हम बल लालटेन में दिए हैं तो तू भी लालटेन में दो, नहीं कर सकते हो। हम तीर में दिए तो तुम भी तीर में दो, हम कमल में दिए तुम भी कमल में दो। अगर ये कहते हुए अब कोई अधिकारी वहां पे आपको सुन लिया, तो फिर बढ़िया से आपको कमल, तीर और लालटेन दिखा देगा, है ना। तो आप वहां मत विवेचना नहीं कर सकते हैं। आराम से सारा चीज मतदान हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, सारा चीज मॉनिटरिंग हो रहा है। मतदान होने के बाद जो ईवीएम, क्योंकि ज्यादातर तो अब ईवीएम से ही चुनाव होता है, खास करके इस प्रकार का चुनाव, है ना, लोकल स्तर पे कुछ चुनाव को छोड़ करके। तो ईवीएम जो होता है, ईवीएम की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है ना। चुनाव हो जाने के बाद अगर कहीं कुछ नहीं हुआ, तब ईवीएम की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। अब ईवीएम को सब जगह से सुरक्षित ले जा करके ब्लॉक स्तर पे, या अक्सर हम देखें लोकल स्तर पे भी, ब्लॉक स्तर के साथ साथ ज्यादातर लोग इसको, पहले जब इसका चुनाव होता था ना एथी से, बैलेट पेपर से, तो काउंटिंग का जो स्थान रखा जाता था वो आपका ब्लॉक में ही रखा जाता था। कहां रखा जाता था? ब्लॉक में ही रखा जाता था। लेकिन जब से ईवीएम वाला चीजें आई तो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किलें हो गई, तो इसको लगभग जो है, जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला में रखा जाता है। तो एक सुरक्षित स्थान निर्धारित किया जाता है, सुरक्षित स्थान निर्धारित किया जाता है, और सुरक्षित स्थान में जाकर के उसको रखा जाता है। एकदम 24 घंटा 24 घंटा की क्या होती है? निगरानी होती है। और 24 घंटे की जब निगरानी होती है 24 घंटा की जब निगरानी होती है, अंततः वो दिन भी आता है, यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला। महारानी देखे हैं? तीनों जब वोट दे दिया जाता है, एगो कौन थे? नवीन कुमार, एगो कौन? रानी भारती, और एगो मेन हीरो का नाम भूल गए, क्या नाम था? भीमा सिंह भारती, भीमा सिंह भारती, है ना। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी, वो वाला होता है। और अंततः चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, और वहां पे विजेता घोषित किया जाता है। क्या होता है? विजेता घोषित किया जाता है।
और जब विजेता घोषित किया जाता है तो साथ ही साथ उसको क्या दिया जाता है, शपथ पत्र भी सौंपा जाता है। ठीक है, शपथ पत्र सौंपा जाता है। इस तरीके से चुनाव, और देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो हमने बताया कि एकदम चुनाव के टाइम कहानी, इसके अलावे भी राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक दल, उसको मान्यता देना, मान्यता रद्द करना, ठीक है, चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह को रद्द करना, ये सारा कार्य किसका होता है। और एक चुनाव के दौरान अमूमन यही प्रक्रिया होती, जितना हमने चर्चा किया लगभग तो यही चीजें होती है इतना। तो ये सारा चीज का जो काम होता है वो किसका होता है, निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। और इन तीनों प्रकार के कार्यों में उसकी जो भूमिका होती है वो प्रशासनिक भूमिका, मॉनिटरिंग करना, प्रशासनिक क्षेत्र को चलाना, पूरे शुरू से लेकर के एकदम, हमने कहा रिटर्निंग ऑफिसर भले डीएम को बना दिया जाता है, लेकिन उस समय मैंने ऐसे ऐसे अधिकारी को देखा उसमें 15-15, 20-20 घंटा लोग को जागना पड़ता है। आपके साथ अगर कुछ दे दिया गया, जैसे सीनियर अधिकारी को लगता क्या है, एजी का रिपोर्ट आया, नाम दे दिया गया संजीत कुमार फलना, अब कितना का रिपोर्ट है भाई, 29 करोड़ का घपला है। जिंदगी में हमारा पूरा घर भी बिक जाएगा तो ये उतना पैसा आएगा, नहीं आएगा। अब 29 करोड़ रिकवरी कराने का जिम्मेवारी है, अब कैसे करेंगे, करवाना किससे है। अब सोचिए 29 करोड़ का घपला करने वाला इंसान कैसा होगा, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, है ना, जो भी होगा कैसा होगा। और उससे रिकवरी करवाना है, और हम उसके सामने चुज्जा जैसा भी नहीं है, लेकिन है क्या कि हम सरकारी अधिकारी हैं, है ना, हम तो कराएंगे। तो भेज रहे हैं लेटर, एक बार नहीं आया, 2 बार, 3रा बार बुलाए, तो 2 चीज होता है। अब कोई 29 का किया घपला तो उसमें एक आपको दे ही देगा तो उसका क्या घटेगा, है ना। और हमको भी लगता है जिंदगी भर यार जो ऐसा तरह, लेकिन वहां पे ऐसे ऐसे कार्यों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है आपकी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होता है। देखिए हम लोग शुरू से बचपन से देखे आए कि बेर चुरा लिए तो कबूल कर दिए, हाँ तुम्हारा बेर हमने चुराया, तुम्हारा आम हमने तोड़ा। यहाँ पे करना क्या है, आम तोड़े भी और कबूल करना भी नहीं है। ये जो है ना, आम खाए भी और कबूल, ये आसान काम है, क्योंकि अगर आप कबूल किए तो आपके साथ साथ पूरा सिस्टम गया, आप नहीं ना कर सकते ऐसा। तो इसलिए बोले कि मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई लिखाई, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी छोड़ करके बाकी आपके नौकरी में कोई योगदान नहीं है उसका। पढ़ाई लिखाई से जो आपके अंदर विवेक पनपता है ना, विवेक का योगदान है नौकरी में, ठीक है। तो ये लगभग चुनाव आयोग की कार्य की चर्चा हमने कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए चुनाव की जो प्रकार होता है, जो निर्वाचन की पद्धति, तो निर्वाचन की पद्धति की चर्चा हमने पहले ही कर दिया। भारत में निर्वाचन की जो पद्धति है वो मेनली रूप से कितना प्रकार की है। भारत में निर्वाचन की पद्धति मुख्य रूप से 2 प्रकार की है। एक का नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और दूसरा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। गला पूरा खराश हो गया, इससे ये पता चल रहा है कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, है ना। यस सर, इससे एक बहुत बड़ा कहावत है, बूढ़ा तेरा बाप, ऐसे ना कहता है लोग। हाँ नहीं, हो जाता है, बूढ़ा होने का मतलब सिर्फ ऐसे थोड़ी ना, किसी
अच्छा एक चीज बताइए, ये लोग कबूल क्यों नहीं करता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं? हाँ, मतलब ये कोई बड़ी बात है? एक ना एक दिन तो सबको होना ही पड़ेगा ना, नहीं होना पड़ेगा? थोड़ा सा सोचिए कि आपकी जो ये गोरी त्वचा है, इसमें एक दिन आग लगाया जाएगा और आप देखते रह जाइएगा, नहीं देखिएगा? अरे अंतर मन से देखिएगा ना, नहीं देखिएगा? और तो और बांस का डंडा लेकर के नहीं जानते हैं क्या? इसलिए बोले ना, सब मोह माया है ना। लग रहा है कि बाल लगाने से इतनी स्मार्ट देखेंगे, है ना, लाख रुपया खर्चा कर दिए, क्या हो गया, एक दिन इसको भी जलना ही है। नहीं, इसलिए जो करना है बढ़िया से पढ़ लिख के कर लीजिए। हाँ देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमने कई बार चर्चा किया। अमूमन जहां पे प्रत्यक्ष चुनाव होता है वहां पे ये बातें देखी जाती है। जैसे आप ही बताइए, किसका किसका चुनाव, यानी जिसको जितना ज्यादा वोट होगा वहां पे वो जीत जाएगा। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती चुनाव, जहां पे जितना होता है। अमूमन जहां पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, वहां पे ये बातें देखी जाती है 50% से +1। तो ये सारा चीज आप लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट आते हैं चुनाव का प्रकार। इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझना है। चुनाव का, देखिए पूरे भारत की अगर चर्चा करें तो 3 प्रकार से चुनाव होता है। चुनाव का प्रकार, 3 प्रकार का चुनाव होता है। एक आम चुनाव, इसमें कौन कितना मीठा आम है उसको देखा जाता है, आम चुनाव। दूसरा मध्यावधि चुनाव, दूसरा मध्यावधि चुनाव, और तीसरा बाय इलेक्शन, उपचुनाव। इस तीनों को समझिए। देखिए आम चुनाव का मतलब क्या होता है? आम चुनाव इसको इसलिए नाम दिया जाता है कि आपको फिक्स पता है, क्या पता है ना, वैसा हो गया, फिक्स पता है कि जब जैसे गर्मी का दिन आएगा, बसंत पंचमी की शुरुआत होगी, कौन है, मार्च है, ये फरवरी है ना, अभी फरवरी है। फरवरी के बाद जब मार्च आएगा तो होली आएगा, होली आएगा, और होली के बाद 1 महीना के बाद मतलब मार्च अप्रैल, अप्रैल तक पड़ना कि ये आपको फिक्स है कि मार्च अप्रैल मई के आसपास आम होगा ही होगा। होगा कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि भादों में आम, भादों में रहता है मतलब जनवरी में आम हो जाए, देखें कभी? आर्टिफिशियल होता है, कुछ कुछ प्रक्रिया 12 मास भी होता है। तो मतलब ये फिक्स होता है कि प्रत्येक साल में ये 2-3 महीना ऐसा होगा जैसे कि कोई रूठ गए कि हमको इस साल तुम आम नहीं खिलाया, तो बहुत अच्छा से मना देते हैं कि गोरी, नहीं गांव में ऐसे नहीं बोलते हैं, गोरी ये ध्यान रखो कि अगला बार इससे बेहतर भी आम होगा, तो मैं तुझे सोचा था कि इससे बेहतर आम तुम्हें खिलाएं, इसलिए मैंने छोटी मोटी आम नहीं खिलाया। उस साल भी भूल गए, सोचे थे कि तुम्हारे क्यों ना ऐसा हो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे फैमिली को आम खिलाए, और हम सोचे थे कि अधिकारी बनेंगे तो एक पूरा डब्बा लेकर के तुम्हारे यहां जाएंगे। कैसा राम मेरा मजाक? ऐसा ही नहीं होता है। आम चुनाव का मतलब ये होता है, देखिए वैसे जब मेरा मूड ऐसा रहता है तो ऐसा ऐसा मजाक कर लेते हैं। यहां पे क्या होता है कि प्रत्येक 5 साल पे फिक्स है,
जो चुनाव प्रत्येक 5 साल पर होता है उसको अमूमन हम नाम देते हैं क्या, यह फिक्स है। जैसे इसमें मेनली रूप से शामिल करते हैं लोकसभा और मतलब संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव। संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गया, लेकिन राज्यसभा 6 वर्ष होता है। उसी तरह यहां विधानसभा विधान परिषद, इसमें मेनली रूप से होता है कि एक निर्धारित अवधि के पश्चात हमेशा चुनाव होता है और एक निर्धारित अवधि रहता है। जैसे निर्धारित अवधि अगर हम लोकसभा बोले तो 5 साल, राज्यसभा बोले तो 6 साल, विधानसभा विधान परिषद बोले तो 5 साल। तो एक निर्धारित अवधि फिक्स रहता है कि इस अवधि के बाद चुनाव होना ही होना है। जैसे हम लोग को पता होता है कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में आम खत्म, अगर रूठ भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं, 1 साल रूठना होगा, फिर अगले बार क्या करेंगे, बढ़िया आम खिलाएंगे। आम का नाम जानते हैं, बहुत सारा आम, कौन 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 सा, मालदा, हाँ, कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस है आप लोगों को। हम लोग तो बस गुठली आम जानते हैं, नहीं जानते हैं आम खाने का असली मजा शहर में नहीं है। शहर में ये सब आम डुप्लीकेट होता है सब। गांव जाइए, पेड़ पर चढ़िए और वहीं पे तोड़िए और डायरेक्ट खाइए, उसका मजा कुछ अलग है ना। ये आम ले ला उससे थोड़ी ना कुछ है। तो आम चुनाव हो गया। अब देखिए दूसरा होता है मध्यावधि चुनाव। अब मध्यावधि चुनाव देखिए क्या होता है। जैसे विवाह एक आम चुनाव है, ये फिक्स है कि अब अगला साल नहीं, अगला जन्म में ही कुछ होगा, है ना, कोई उपाय है उसमें। लेकिन बीच में जो विवाह विच्छेद हो जाता है, विवाह विच्छेद समझते हैं कि आपने जो प्रॉमिस किया उसको नहीं निभाया। जैसे कि वहां जो मंत्र पढ़ा जाता है कि अब से तुम कुछ भी करेगा तो उसमें हमारा निर्णय होगा, और अब से हम जो भी करेंगे एक बार भी तुमको नहीं पूछेंगे, तो विवाह विच्छेद होगा ही होगा। होता है कि नहीं होता है। ऐसे समय में क्या होता है कि जब जो टारगेट हमने लिया पूरा जीवन भर का, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ और 2 ही साल के बाद पता चला कि तुम उस रास्ते और हम, तो बीच में फिर से क्या करना पड़ता है। तो हमने 5 साल जैसे सांसद का चुनाव या विधान मंडल का, तो अमूमन कितना साल होता है। राज्यसभा को छोड़ दिया, मतलब सेंटर स्तर पे जो सरकार बनती है, सांसद का जो कार्यकाल, लोकसभा का, विधानसभा का, तो कितना 5 साल। लेकिन कभी कुछ ऐसी परिस्थिति हो तो बीच में ही क्या होता है। जैसे अभी बिहार में जो स्थितियां थी, सरकार पलट गया, बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया। ऐसा होता कि कांग्रेस बीजेपी को लगता ही बार बार जो है चाचा जी इधर उधर हो जा रहे हैं, भाई छोड़ो, फिर से चुनाव कराने का प्लान किया जाए। तो कोई पार्टी किसी को समर्थन नहीं करता। 45 को लेकर जेडीयू अलग, इधर बीजेपी अलग, इधर आरजेडी अलग, कोई किसी से मिलता ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, फिर से चलो चुनाव कराया जाए, फिर से क्या किया जाए। मध्यावधि चुनाव का मतलब होता है संसद विधानमंडल के भंग होने के बाद, चाहे संसद हो चाहे विधानमंडल हो, अगर ये बीच में भंग हो जाती है, तब भंग हो जाने के बाद मध्य अवधि मतलब क्या होता है, बीच में ही क्या होना, चुनाव होना। तो इसको हम लोग कहते हैं मध्यावधि चुनाव। तो जिसका दोबारा शादी होता है तो उसको आप इसमें शामिल कर सकते हैं कि एक के साथ 7 जन्म वाला नहीं हुआ, 7 जन्म क्या 1 जन्म वाला नहीं हुआ, तो बीच में ही, समझ रहे हैं ना। जिंदगी में कभी भी कुछ ऐसा ना कीजिएगा कि आपको ये चुनाव करवाना पड़े, है ना, क्योंकि उसके बाद मर जाती है आपकी आत्मा, मर जाता है आपका सम्मान, जिसमें आपका कोई दोष ना हो। तब अब जैसे सामने वाला ही दोषी है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कोई उपाय है कि हम तेरे साथ रहवे नहीं करेंगे, समझ लें, तो मत रहो, है कि नहीं। वैसे किसी के लिए मध्यावधि चुनाव भी बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे नाम सुने होंगे, 2 टॉपर ने एक साथ टॉपर खेला, फिर कुछ समय के बाद एक टॉपर अलग, है कि नहीं। तो सही है। उसी तरीके से अभी हमारे यहाँ भी एक
क्रिकेट और एक टेनिस एक साथ खेला, क्रिकेट अलग टेनिस अलग। आप लोग बिना नाम लिए मन में शांति नहीं मिलता है क्या? थोड़ा सा एक्सपर्ट बनिए, है कि नहीं? इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे, बच्चे तो हम है नहीं, हम सब समझते हैं, लेकिन क्या करें, गुरु जी हैं, है ना? देख करके आंखें बंद रखना पड़ता है। क्या मन जी सही बोल रहे हैं कि नहीं? बोल रहे हैं। अब देखिए दूसरा, ये भाई कभी नहीं होना चाहिए, जिसके साथ भी होता है बड़ा गलत होता है यार। उपचुनाव का मतलब होता है कि जिसको आप पहले से चुने हैं वो टेह, मतलब जो खत्म हो गया हो। खास करके जितने लोग हैं उसमें किसी की क्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, या वो पद का क्या कर दिया गया हो, त्याग कर दिया गया हो। कुल मिला के क्या हो, वो पद आपका क्या हो, खाली हो। कुछ मिला के वो पद क्या हो। हिंदू धर्म में देखिए हम लोग जितना आसान समझते नहीं, पति पत्नी वाला, उतना आसान रिश्ता नहीं होता है, बड़ा भयानक रिश्ता होता है। उसी को होता है ना जी, आप लोग शादी किए हैं, पता होगा ना। यही कारण है कि हम इतना बड़ा योद्धा होकर भी अपने आप को मेंटली नहीं मना पाए कि हम अब शादी करेंगे। जब सोचते हैं तो उस दिन हमको नींद नहीं आता है। मजाक नहीं है, आपको मजाक लग रहा हो ना कभी, मतलब इस हद तक का टेंशन होता है इस हद तक का मजाक लग रहा है ना। आएगा समय आएगा, उसके बाद पूछेंगे। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को देखिए, उतना बड़ा जिम्मेवारी कौन लेगा? अब वो भी मान लिया जाए सही, सारा गुण नहीं, कुछ 2-4-5 गुण मिल जाए, फिर भी बावजूद भी बहुत टेंशन होता है भाई। मतलब उससे पहले आप तो खिलौना खेलते हैं, असली खिलौना तो उसके बाद है ना जी। बड़ा टेंशन वाला लाइफ है। इसलिए हमको लगता है स्वच्छ जीवन, सादा जीवन, देखो डायरेक्ट निर्धारित करेंगे भाई कितना महीना लोगी बताओ, इतना महीना लोगी, तुमको दे देंगे भाई, तुम अपने खुश रहो, दुनिया को लगे, घर वाले को लगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी हमारी स्वतंत्रता पे कभी भी उंगली मत उठाना। हाँ, इच्छाओं का अंत नहीं है। हाँ, अलग बात है कि अपनी जो अपनी एक मर्यादा सीमा है, वो शादी के बाद जो होता है उसको हमेशा लोग बना करके रखता है, रखना भी चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ समय के बाद फिर आपके भी बच्चे होंगे, वो भी आप ही से सीखते हैं, है ना। पता चला कि बेटा हो गया, बेटी हो गया, पता चल रहा है माई बाप में सही नहीं बन रहा है, तो उसका क्या परवरिश होगा? नहीं होगा। कई एक ऐसे रिश्ते को हमने देखा, बहुत अच्छा था, आज बहुत सक्सेस, एक ऑफिसर है, दोनों ऑफिसर है, दोनों में सही नहीं है। एक सवाल माँ बेटा पूछता है कि माँ बाप में क्या, कहीं कुछ नहीं, है ना। तो इस तरह की चीजें भी होती है। देखिए उपचुनाव में क्या होता है, जितना निर्धारित समय के लिए चुना गया, उसी बीच किसी कारणवश, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, चाहे वो त्यागपत्र दे दे और उसका पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, या फिर वो बाद में पता चला कि गलत तरीके से चुनाव जीता और अयोग्य घोषित हो जाए, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, फिर से वहां चुनाव कराया जाता है। क्या होता है, फिर से चुनाव होता है। ये होता है, जैसे इसका फिक्स एग्जांपल, इसका कभी कभी मिसयूज भी होता है। जैसे कई बार, जैसे इसी बार मान लीजिए चुनाव होगा, कहीं पे पता चला कि विधायक या सांसद महोदय डेथ कर गए, तो वहां फिर से चुनाव होगा। या देखिए इधर ही जैसे 2-3 को विधायक इधर उधर चल गया ना, तो उसकी सदस्यता खत्म हो गई। ठीक है, दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अगर आप किसी एक पार्टी में हैं और जीता हुआ जितना कैंडिडेट है, आप लोग आपस में बात ना करें प्लीज, आप लोग थोड़ा अपने में बात ना करें। जितना हुआ जो जीता हुआ कैंडिडेट होता है, उसका अगर 2/3 सदस्य को लेकर के आप किसी और में मिलते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन अगर उससे एक भी कम हुआ तो सबकी सदस्यता क्या होगी। तो वर्तमान में आरजेडी के 2-3 विधायक गए ना उधर, तो उसकी सबकी सदस्यता क्या खत्म, सबकी सदस्यता खत्म। और जब सदस्यता खत्म हो जाएगी तभी तो 2.5 साल है ना, मतलब 2.5 साल क्या, 25 में चुनाव है ना, तो लगभग 2 साल है। तो वहां क्या होगा, वहां फिर से चुनाव होगा। उसी तरीके से बीजेपी के भी अगर कुछ विधायक हैं जो नहीं पहुंचे, या ऐसा स्थिति हो कि उसको हटा दिया जाए या किसी कारणवश वहां पे त्याग पत्र दे दे, तो वो सीट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा ना। और जब खाली हो जाएगा तो वहां क्या होगा, मध्यावधि चुनाव होगा, सॉरी, जब खाली हो जाएगा तो क्या होगा, उपचुनाव होगा। तो वहां पे फिर से अपना कैंडिडेट उतारेगा सारा पार्टी, फिर से चुनाव होगा। यही 3 प्रकार का चुनाव होता है। मेन जो चुनाव है वो क्या है,
जो इस बार लोकसभा का भी होने वाला है। अब देखिए इसके बाद कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो थोड़ा समझना है। चुनाव के दौरान ही एक वर्ड आप सुने होइएगा चुनाव आचार संहिता। समझिए, ये सब वर्ड समझने का है, बाकी आपके नोट्स में सारा चीज है। क्या होता है चुनाव आचार संहिता? देखिए मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूं, समझिए इस बात को। महज 3-4 महीना हुआ है मुझे सिस्टम से जुड़े। या वर्तमान की जो घटनाएं हैं जो आपने 2-4 दिन पहले देखा कि हमने क्या कहा, चुनाव निष्पक्ष है, सिस्टम निष्पक्ष है, लेकिन कैसे जो सत्ता पे जो दल कायम होता है और वो सिस्टम का मिसयूज करता है। कैसे मिसयूज करता है? देखिए अभी पटना के जिला परिषद अध्यक्ष के प्रति अविश्वास वाला स्थिति था। पटना में ही अभी न्यू सरकार का गठन हुआ और बहुमत सिद्ध करना था। तो आपको किसी ना किसी रूप में आप इस रूप में देख लिए होंगे, जैसे संजीव कुमार एक विधायक थे, वो कहीं से आ रहे थे, नवादा से आ रहे थे। किस तरीके से सिस्टम डीएम के द्वारा उसे, मैं सब बहुत चीज नहीं बता सकता, किस तरीके से किसी खास विधायक को लाने के लिए उसके यहां पुलिस भेजा गया रात में। किस तरीके से ऐसा क्यों होता है, जब आप हमारे साथ होते हैं तो मैं बहुत स्वच्छ छवि का हो जाता हूं, हमारे ऊपर कोई जो है चार्ज नहीं होता है, और जब आप हमसे दूर होते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा। क्यों? ये सब खेला है सत्ता का, ये सब खेला है सत्ता का। ऐसे भी मान लिया जाए, अगर कहावत कहे कि जैसे पॉलिटी में आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आप हमेशा, ये होता है मतलब मेंटली ऐसा तैयार हो जाता है कि आप हमेशा पॉलिटी में आप मुझे ही देखना चाहेंगे। अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई और पढ़ाने आएंगे, हो सकता है हमसे बेहतर पढ़ाए, लेकिन आपको मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप, हमारे और आपके बीच एक प्रकार से एक लगाव हो गया है, बॉन्डिंग हो गया। तो कई एक ऐसा मामला आएगा जो आप हमें हेल्प करते नजर आएंगे, अन्य मामलों में पढ़ाई लिखाई के अलावे भी, और कई जगह ऐसा होगा कि हम भी आपको हेल्प करते नजर आएंगे। तो सिस्टम में यही होता है। जब चुनाव होता है प्रत्येक 5 साल के बाद, तो जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं ना, पूरा सिस्टम का प्रयोग चुनाव जीतने के लिए करते हैं। अब ऐसे में देखिए क्या होता है कि जब चुनाव सामने आए, तब हम सारे, कभी हम काम नहीं किए हैं पूरा 5 वर्ष में, 4.5 वर्ष हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन जब चुनाव आए उस समय हम फेंकेंगे पत्ता। जितना बिहार के ग्रेजुएशन पास युवक युवतियां हैं, सब किसी को फ्री में लैपटॉप देंगे अगर हम आ गए सत्ता में। तब एक लैपटॉप की कीमत कम से कम 50,000, बढ़िया वाला, कंपनी बता दिया सोनी का देंगे। तो आपको लगा भाड़ में जाए सरकार वर्ग का, जिसको बनना है चलो हम इसको वोट देते हैं, वो लैपटॉप तो मिलेगा। इसी तरीके से क्या होता है, नया नया घोषणाएं, नई नई घोषणाएं, मतलब क्या, मतदाता को लुभाने के लिए। ये लास्ट टाइम पे ऐसा होता था। तो चुनाव आयोग के द्वारा इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो चुनाव से कुछ दिन पहले, लगभग 40-42 दिन पहले, मतलब जब से चुनाव की घोषणा होती है, जब से चुनाव की घोषणा होती है, तब से एक नियम लग जाता है, और उस नियम को कहते हैं चुनाव आचार संहिता। इस नियम के तहत होता क्या क्या है उसको थोड़ा सा चर्चा कर ले। जैसे अगर सबसे पहले चर्चा करें तो सर्वप्रथम 1971 में पहला आम चुनाव हुआ था, राजनीतिक दल पे वहां लागू हुआ था, और राज्य स्तर पे केरल में 1960 में लागू हुआ। इस चीज को समझिए, 1971 मतलब लोकसभा के चुनाव में 1971 में, और राज्यसभा के चुनाव में 1960 में। अब इसमें होता क्या है, यह नियम पूरी तरीके से लागू होता है प्रत्येक राजनीतिक दल पे। पहला
कि जब से चुनाव आचार संहिता लागू, चुनाव आचार संहिता लागू, चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके द्वारा जिस दिन से चुनाव की घोषणा होती है उसके घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है। लागू होने के साथ क्या क्या नहीं कर सकता है कोई राजनीतिक दल? पहला, कोई भी ऐसी सरकारी योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकता जिससे कि मतदाता को लुभाया जा सके। समझ लीजिए, पहले ये मेंस में एक अलग टॉपिक के रूप में इसको हम लोग पढ़ते हैं, अभी बस समझा रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल कोई भी नया योजना की घोषणा नहीं कर सकता है, नया विकास योजना की घोषणा नहीं कर सकता है। दूसरा, जब भी कोई रैली होगी, चुनाव में रैलियां होती है ना, तो उस रैली के दौरान सत्ता पक्ष के कोई भी नेता हो, चाहे मंत्री हो, सरकारी जो सिस्टम है, चाहे सरकारी जो ट्रांसपोर्ट है, उसका प्रयोग वो नहीं करेगा। सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं समझ में आता है? गाड़ी, क्षमा चलाएं सर, जैसे गाड़ी, अब चुनाव में जैसे कोई मंत्री है तो मंत्री का कितना अपना पूरा एकदम लग्जरियस वाला पूरा ये होता है, नहीं कर सकता है। कोई अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी राज्य में अगर कोई सार्वजनिक स्थल है, जैसे पटना का गांधी मैदान, तो वहां के जो सरकारी अधिकारी हैं या जो रेस्पॉन्सिबल, मेनली जैसे डीएम ही होते हैं मोटा मोटी, तो वो उस स्थान को इस तरीके से, उसका डेट इस तरीके से निर्धारित करेंगे कि वहां पे सभी राजनीतिक पार्टियां को समान रूप से रैली करने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि सप्ताह में 7 दिन तो 7 दिन